नमस्ते दोस्तों। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो। इसका सिंपल मतलब है कि कभी भी जीवन में किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आपको अपना जीवन खुशहाल बनाना है तो कठिन परिश्रम करना ही होगा, वो भी समय के साथ। जब आप स्टूडेंट हैं, इसलिए कभी भी समय को बर्बाद नहीं करें। प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग कर सकें, जिसके लिए किसी के आगे पीछे ना घूमना पड़े और आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए खुद सक्षम रहें। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 28 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है, विश्व व्यापार संगठन की निवेश सुविधा वार्ता अवैध नहीं है। WTO's इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशंस आर नॉट इलीगल। यहाँ पे मुख्यतः बात की गई है IFD की, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। अभी अबू धाबी में, ये ध्यान रखिएगा, WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, अबू धाबी में 13वां। ठीक है, तो भारत जैसे देशों के विरोध के बावजूद जो है WTO में IFD, अभी हम लोगों ने बात किया था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट समझौता के लिए बातचीत जो है वो 2017 में लगभग 70 देशों द्वारा बहुपक्षीय आधार पर शुरू हुई और अभी वर्तमान समय में IFD के समझौते के लिए लगभग 166 WTO सदस्य देशों में से लगभग 120 देश जो हैं वो IFD समझौते का समर्थन करते हैं। 160 में से 120 देश जो हैं वो IFD का समर्थन करते हैं। तो ये क्या है IFD, इससे क्या क्या फायदे होंगे हर एक देश को। और ये भी ध्यान रखिए, एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ कि WTO में कितने प्रकार के बॉक्स होते हैं। ठीक है, ट्रैफिक का लाइट याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, अभी हाल ही में JPSC में इस तरह के सवाल आए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और रेड बॉक्स, व्हाइट बॉक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, जान लेंगे इसकी बारीकियों को कि IFD होता क्या है। इसका उद्देश्य मुख्यतः जो है वो निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। इसके लिए राज्यों को विनियामक पारदर्शिता और निवेश उपायों की पूर्वानुमेयता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इन सभी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद इस आर्टिकल में भारत की चिंताएं क्या क्या है WTO के प्रति, इन सभी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, ICMR जो है वो फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम, जांच, निदान और प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित मानदंड लाने के लिए तैयार है। अभी लगातार देखा जा रहा है कि लगभग जितने भी टोटल कैंसर के केसेज आते हैं भारत में, उसमें लगभग 10% जो कैंसर के केसेज सिर्फ और सिर्फ लंग्स कैंसर के लिए आते हैं। तो इसके संबंधित हमें रोकथाम, जांच, निदान और प्रबंधन के लिए लगातार जो है वो ICMR के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि साक्ष्य आधारित मानदंड तैयार किया जा सके। उसी को कहा जाता है एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। और ये ध्यान रखिएगा, ICMR का फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, ICMR के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग पद्धति क्या होती है, WHO के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं लंग्स कैंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग जानते हैं कि जो स्मोकिंग होता है उससे बहुत ज़्यादा लंग्स कैंसर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसिव स्मोकिंग, जो लोग उस धुएं के चपेट में आ रहे हैं या फिर जिस राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है या फिर दिल्ली में जिस तरह की स्थिति रहती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्थिति में रहती है, उससे भी लंग्स कैंसर अभी वर्तमान समय में, उससे समय भी लंग्स कैंसर के अनेक केसेज आ रहे हैं इन क्षेत्रों में। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया कार्बन क्रेडिट योजना को तबाही कहा। ये नाम याद रखेगा, कैटास्ट्रॉफी। ये कभी भी ये टर्म पूछा जा सकता है यूपीएससी में, इसलिए ये कैटास्ट्रॉफी याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना को 27 मार्च को एक नए अनुसंधान द्वारा कमजोर कर दिया गया था, जिसमें पाया गया कि विश्व अग्रणी पुनर्वनीकरण, जो फिर से फॉरेस्ट को रीएस्टेब्लिश किया जा रहा है, उस पुनर्वनीकरण परियोजना एक खराब प्रदर्शन वाली तबाही प्रतीत हो रही है। इसमें मेनली कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र को
पुनर्वनीकरण के लिए निर्धारित किया गया, जिसका उद्देश्य जो है बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन को श्रिंक करने के लिए, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है वो उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए, क्योंकि नए पेड़ जो है वो कार्बन सोखते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है इनमें से लगभग 80% वृक्षारोपण में वन विकास या तो अस्थिर था या फिर वुडलैंड्स सिकुड़ रहे थे, ठीक है। तो कुछ समस्याएं देखी गई है और क्या होता है कैटास्ट्रॉफी, और क्या क्या नए नए नियम अपनाए गए हैं खासकर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल है हमारा WTO संबंधित, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संबंधित। यहाँ पे मुख्यतः जो बात की जा रही है IFD की, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। तो ये क्या है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। इंडिया की कंसर्न्स क्या है, इंडिया की चिंताएं क्या क्या है, ठीक है। तो अभी अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास के लिए जो है वो निवेश सुविधा IFD पर समझौता न अपनाना था, ठीक है। भारत जैसे देशों के विरोध के बावजूद जो है वो WTO में IFD समझौते के लिए बातचीत जो हुई वो 2017 में लगभग 70 देशों द्वारा बहुपक्षीय आधार पर शुरू की गई थी, और यह संयुक्त वक्तव्य पहल नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। तो IFD समझौतों को नवंबर 2023 में अंतिम रूप दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो टोटल जो सदस्य हैं WTO के, उसमें से लगभग 120 देशों ने IFD समझौते का समर्थन किया है, और इस समझौते का उद्देश्य जो है वो निवेश प्रवाह, जो इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य बनाने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग विस्तार से देख लेते हैं IFA होता क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो WTO द्वारा प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। उद्देश्य क्या है, तो निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रावधान है। इसके लिए राज्यों को विनियामक पारदर्शिता और निवेश उपायों की पूर्वानुमेयता बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें वार्ता क्या क्या की गई है, तो 2017 में विकासशील देशों और सबसे कम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के एक समूह ने WTO में विकास के लिए निवेश सुविधा पर एक अनौपचारिक अनऑफिशियल वार्ता शुरू की, ठीक है। तो IFA वार्ता में क्या क्या कहा गया, तो इसमें 2020 की वार्ता में विकास के लिए निवेश सुविधा पर समझौता किया गया, उसी को कहा जाता है IFD के रूप में लॉन्च किया गया। तो इस संयुक्त पहल में भागीदारी सभी WTO सदस्यों के लिए खुली हुई है, ठीक है। 166 में मात्र अभी 120 देशों ने IFD का सपोर्ट किया है। तो भारत जो है वो IFA वार्ता में शामिल नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, जिसे 100 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है, लगभग 120 देशों का समर्थन प्राप्त है। तो भारत की चिंताएं क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ISDS का मतलब होता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो भारत निवेशक राज्य विवाद निपटान दावों के डर से निवेश सुविधा समझौते की वार्ता में शामिल होने का विरोध कर रहा है। तो ISDS एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत कंपनियां कथित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए देश पर मुकदमा कर सकती है। तो ISDS एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ISDS होता क्या है। तो भविष्य IFA क्या हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं भविष्य में। तो ऐसी आकांक्षाएं हैं कि विदेशी निवेश मौजूदा BIT मतलब कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत दावे लेने के लिए IFA का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्वाधिक मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, विदेशी निवेशक IFA से शर्तों को उधार लेने या फिर आयात करने के लिए जितने भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रावधान का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान है जिसके कारण जो है भारत चिंतित है, इसलिए भी जो है IFD का सदस्य अभी भी भारत नहीं बना है, ठीक है। और क्या क्या चिंताएं हैं इसमें, तो निष्पक्षता और न्याय संगत व्यवहार की कमी देखी जा रही भारत के द्वारा, कि विदेशी निवेशक IFA के गैर अनुपालन को चुनौती देने के लिए BIT में मौजूद निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार के प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं। अम्ब्रेला क्लॉज क्या होता है, तो अधिकांश नई निवेश संधियां जो होती है उसी को कहा जाता है अम्ब्रेला क्लॉज से पूरी तरह से बचती है। तो जितनी भी नई निवेश संधियां होती है वो अम्ब्रेला क्लॉज से पूरी तरह से बचती है, जिससे निवेशकों द्वारा IFA दायित्व का पालन न करने के लिए राज्यों पर मुकदमा करने की संभावना सीमित हो जाती है, ठीक है। ISDS ट्रिब्यूनल क्या कहता है, यह संदिग्ध है कि ISDS ट्रिब्यूनल इस तर्क को स्वीकार करेगा कि IFA का अनुपालन न करना जो है वो
निवेशक की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन है। क्लियर हो गया? आईएफए क्या होता है, क्यों भारत इसका विरोध कर रहा है, भारत के प्रति चिंताएं क्या क्या है, ठीक है, निष्पक्षता की कमी है, उसके बाद जितने भी नए निवेशक एग्रीमेंट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो अम्ब्रेला क्लॉज से बचेगा, ठीक। उसके बाद आईएसडीएस ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चिंताएं हैं, तो आईएफडी जो समझौते में अन्य बातों के अलावा राज्यों को नियामक पारदर्शिता बढ़ाने और विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में बाजार पहुंच, निवेश की सुरक्षा और निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान शामिल है। आईएसडीएस जो विदेशी निवेशकों को निवेश स्वीकार करने वाले राज्य के खिलाफ संधि दावे लाने की अनुमति देता है और हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है वो डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र की मौजूदा संरचना को देखते हुए, जहां केवल राज्य ही अन्य राज्यों के खिलाफ कानूनी दावे ला सकता है, यह असंभव है कि आईएसडीएस इसका हिस्सा हो सकता है। उसके बाद और क्या क्या चिंताएं हैं, तो इसमें पहला सवाल यह कहा जाता है कि यह सवाल की क्या निवेश डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हो सकता है, और दूसरा जो है वो आईएफडी समझौते को डब्ल्यूटीओ नियम पुस्तिका का हिस्सा बनने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है, ठीक है। ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, इतनी सारी चिंताएं हैं भारत की, इसलिए जो है भारत आईएफडी का हिस्सा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो निवेश व्यापार नहीं है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो भारत का मुख्य तर्क यह है कि निवेश अपने आप में व्यापार नहीं है। दूसरे शब्दों में निवेश का परिणाम जो है वो सीमा पार व्यापार हो सकता है या नहीं, अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो यह तर्क जो है व्यापार और निवेश के बीच अटूट संबंध का समर्थन करने वाले आर्थिक साहित्य के विपरीत है, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होते हैं, जो व्यापार और निवेश की विशेषता है। इस प्रकार दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जो है वो साबित होते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहा जाता है इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा, तो डब्ल्यूटीओ का एक अनिवार्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ती जटिल प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नियमों को अपडेट करना, अद्यतन करना और नए नियम बनाना। हालांकि सर्वसम्मति पर पहुंचने में भारी कठिनाइयों के कारण डब्ल्यूटीओ की निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो गतिरोध बनी हुई है। तो इस दृष्टिकोण से आईएफडी समझौते जैसे पीएडब्ल्यूटीओ के गतिरोध वाले विधायी कार्य को फिर से मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तो भारत जो जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी को पीए, ध्यान रखिएगा, पीए मतलब होता है प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसी को कहा जाता है बहुपक्षीय व्यापार समझौता। तो ध्यान रखिएगा पीए क्या होता है, ठीक है। तो इसी के प्रति जो है भारत के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है कि पीए के प्रति अपने रक्षात्मक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए, जैसा कि डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित आईएफडी समझौते में है, ठीक है। तो इसलिए जो है भारत को कहा जा रहा है एक बार विचार किया जाए, जिससे कि आईएफडी में भारत शामिल हो, जो कंसर्न्स हैं वहाँ पे डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसमें एक्सप्लेन किए जाएं, और जो समस्याएं हैं यहाँ पे सही तरीके से जांच किए जाएं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है लंग कैंसर की बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग जितने भी टोटल केसेज आते हैं कैंसर के भारत में, उसमें लगभग 10% जो है वो लंग्स कैंसर के होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि आईसीएमआर मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम, जांच, निदान और प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित मानदंड लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम, जांच और निदान, प्रबंधन और निवारण के संबंध में साक्ष्य आधारित, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश मौजूद अभी वर्तमान समय में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अभी भी भारत में जो है खास कर फेफड़ों कैंसर के लिए एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन मौजूद नहीं है। तो इस तथ्य के बावजूद कि फेफड़ों का कैंसर जो है भारत में सबसे आम कैंसरों में से एक है, जो कुल कैंसरों से देश में होने वाली मौतों का लगभग 10% जो है वो फेफड़ों के कैंसर के कारण होता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग पद्धति क्या होती है, तो इसके अतिरिक्त इन व्यवस्थित समीक्षाओं और मेटा विश्लेषण, इसमें मेनली जो है वो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन की बात की जा रही है पूरे के पूरे आर्टिकल में, कि जितना ज्यादा हमें साक्ष्य मिलेगा उसको सही तरीके से हम लोग मूल्यांकन करके सही तरीके से जितने भी लंग्स कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके क्या कारण है कि लंग्स में कैंसर हो रहा है उसको रोकने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि मेटा विश्लेषण से प्राप्त साक्ष्यों का ग्रेड का उपयोग करके इसकी ताकत के लिए व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। यह ग्रेडिंग पद्धति साक्ष्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का काम करेगी, जो बाद में साक्ष्य से निर्णय ढांचे के आवेदन के बाद सिफारिशों के निर्णय की जानकारी देगी, ठीक है। इसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहा जाता है कि फेफड़े का कैंसर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जिससे कि विश्व स्तर पर काफी संख्या में मौतें होती है। धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट,
फेफड़े के कैंसर के लिए प्राथमिक जोखिम का कारक है, लेकिन यह धूम्रपान न करने वाले को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जितने भी पैसिव स्मोकिंग होती है उसी कारण, जैसे कहीं स्मोकिंग हो रहा है उसके आसपास अगर कोई लोग बैठा है तो वे भी जो है इस स्मोक से प्रभावित हो सकते हैं। तो अन्य जोखिम कारकों में सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में आना, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है जो डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं विभिन्न स्टेट्स में, पराली जलाए जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही वर्स्ट स्थिति में होता है, तो उस कारण से इन क्षेत्रों में जो है वो लंग्स को भी प्रभावित करता है ये धुआं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इस तरह के जहरीले धुएं के संपर्क में आने से भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। उसके बाद व्यावसायिक खतरे, जैसे कि एस्बेस्टस, रेडॉन और कुछ रसायन भी अगर हवा में मिल जाते हैं, वायु प्रदूषण, वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम। ठीक है, वंशानुगत भी कैंसर सिंड्रोम से हो सकता है और पिछले फेफड़ों के रोग के कारण भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इज ऑस्ट्रेलियाज कार्बन क्रेडिट स्कीम अ कैटास्ट्रोफी, क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि जो कार्बन इमिशन को श्रिंक करने के लगातार जो है बहुत बड़ी संख्या में, खास के डेजर्ट रीजन में बहुत बड़ी संख्या में फॉरेस्ट को फिर से लगाया जा रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाया जा रहा है जिससे कि हम लोग कार्बन इमिशन को बैलेंस कर सके। इसी को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया कार्बन क्रेडिट योजना को तबाही कहा है। ऑस्ट्रेलिया की कार्बन क्रेडिट योजना को 27 मार्च को नए अनुसंधान द्वारा कमजोर कर दिया गया था, जिसमें पाया गया कि विश्व अग्रणी, ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है वर्ल्ड लीडिंग रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, विश्व अग्रणी पुनर्वनीकरण परियोजना, एक खराब प्रदर्शन वाली तबाही थी। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों के बहुत बड़े क्षेत्रों में वन पुनर्जनन के लिए, मतलब कि रिफॉरेस्टेशन के लिए निर्धारित किया गया, जिसका उद्देश्य जो है वो कार्बन इमिशन को बैलेंस करना है, क्योंकि नए पेड़ जो हैं वो कार्बन को ज्यादा से ज्यादा श्रिंक करते हैं, सोखते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से लगभग 80% वृक्षारोपण में वन विकास या तो अस्थिर या फिर वुडलैंड सिकुड़ गए। ठीक है, लगभग 80% ऑफ दीज प्लांटेशन फॉरेस्ट ग्रोथ वाज आइदर स्टेगनेंट और दैट वुडलैंड्स वेयर श्रिंकिंग। ठीक है, उनके जो क्षेत्र हैं वो श्रिंक करते जा रहे हैं, जिसके कारण जो लक्ष्य रखा गया था कार्बन इमिशन को बैलेंस करने के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में जो है कार्बन इमिशन को श्रिंक किया जा सकता है इस रिफॉरेस्टेशन से, वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इन परियोजनाओं का उपयोग जो है वो लाखों टन संदिग्ध कार्बन क्रेडिट को बैंक करने के लिए किया था, जिसका उपयोग कथित तौर पर प्रदूषणकारी उद्योगों की भरपाई के लिए किया गया था। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस योजना के तहत लगभग 42 मिलियन हेक्टेयर भूमि अलग रखी है, जो जापान की भूमि से भी बड़ी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, और इन वनों द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक टन कार्बन को एकल कार्बन क्रेडिट के रूप में तैयार किया जाता है, और यह क्रेडिट खनन कंपनियों, एयरलाइंस और अन्य भारी प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए खरीदे जाते हैं। ठीक है, अपने जो कार्बन इमिशन करते हैं उसी के भरपाई करने के लिए ये खरीदते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में ऐसे कार्बन क्रेडिट बेच रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसे कार्बन क्रेडिट बेच रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने की राह पर 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन इमिशन में 43% की कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो 15.3 टन के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कार्बन इमिशन है, पर कैपिटा कार्बन इमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, जो अमेरिकी स्तर को भी पार कर गया है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें अभी एक नया इनिशिएटिव लाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेड़ लगाए गए हैं, खासकर डेजर्ट रीजन में, लेकिन अभी भी इनके लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वहां जो है जो पेड़ लगाए गए हैं वो ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे, वृद्धि ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वे क्षेत्र जहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं, फिर से जो है वो डेजर्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के पास स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, बागू नदी जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, गोदावरी नदी भी यहीं से होकर गुजरती है। चौथा स्टेटमेंट है, यह अभ्यारण्य एशिया का सबसे बड़े जनजातीय यात्रा में से एक, सम्मक्का
सरक्का यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर 2 साल में यहाँ आयोजित होता है। तो ये मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किस वन्य जीव अभयारण्य को संदर्भित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एटूर नगरम वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में जो है वो तेलंगाना वर्तमान में एटूर नगरम वन्य जीव अभयारण्य के तड़बई क्षेत्र में जंगल की आग से जूझ रहा था। इसी कारण जो है ये न्यूज में रहा एटूर नगरम, ठीक है, तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। और ये जो है जो चारों स्टेटमेंट पूछे गए हैं ये जो है एटूर नगरम से संबंधित है, जहां पे ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों से सीमा साझा करता है। बागू नदी याद रखेगा, ठीक है, गोदावरी नदी यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनजातीय यात्रा भी होता है, समक्का सरक्का यात्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, कोल बेड मीथेन में कोयलाकरण के दौरान कोयला मैट्रिक्स में सोख लिया गया मीथेन होता है, जो संयंत्र सामग्री कोयले में बदल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति कारण इसे अक्सर मीठी गैस कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोल बेड मीथेन उच्च ब्लैक कार्बन उत्सर्जन और निवेश वाला स्वच्छ ईंधन नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 2 कथन जो है वो सही होगा, पहला और दूसरा कथन सही होगा, ठीक है। जो कोल बेड मीथेन होता है उसमें कोयलाकरण के दौरान कोयला मैट्रिक्स में सोख लिया गया मीथेन होता है, जब संयंत्र सामग्री कोयले में बदल जाती है, और यह प्रक्रिया जो है वो कोयला खदानों में भूमिगत होती है, जिससे कि सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। और कोल बेड मीथेन जो होता है निष्कर्षण से घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने से लाभ हो सकता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति कारण इसे अक्सर मीठी गैस भी कहा जाता है। इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्यों गलत है? तो कोल बेड मीथेन जो होता है वो कम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन और निवेश के साथ एक अच्छी स्वच्छ ईंधन होती है, ठीक है। यहाँ पे उच्च लिखा है, यहाँ पे कम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन होगा यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों लगातार देखा जाता है कि चाइना जो है वहां पे विस्तारवादी अप्रोच अपनाया रहता है साउथ चाइना सी में, ठीक है। इसलिए जो है साउथ चाइना सी का रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलीपींस के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करें। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे उत्तर में जो है मोन्डोरा है। अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैप देख सकते हैं आप लोग, तो सबसे उत्तर में जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मोन्डोरा है, उसके बाद समर है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे पनाया है, उसके बाद चौथे नंबर पे निग्रोस है, और उसके बाद 5वें नंबर पर बोहाल है। क्लियर हो गया मैप में? यही था इसमें दिया हुआ, ठीक है। इसलिए जो है इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उसी को कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एआई की एक शाखा है जो कंप्यूटर को केवल मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें हेर फेर करने में सक्षम नहीं बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अनुक्रम से अनुक्रम मॉडल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अनुक्रम से अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। तो इसमें कौन से कथन जो है वो सही हो जाएंगे? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन ही जो है सही हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण होता है वो एआई की एक शाखा है, ठीक है, जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, उत्पन्न करने और हेरफेर करने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे लिखा है सक्षम नहीं बनाती है, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल एक संपूर्ण वाक्य या फिर दस्तावेज को इनपुट के रूप में लेता है, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? तो ये जो है इसरो की एक पहल है। ध्यान रखिएगा, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। इसलिए जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ब्लैक कार्बन औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से निकलने वाला कार्बन है। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रे कार्बन, यहाँ पे कार्बन के विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन, ब्राउन कार्बन, इसलिए जो ये क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रे कार्बन जो है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाला कार्बन है। तीसरा स्टेटमेंट है, ब्राउन कार्बन जो है वो कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से, मतलब कि आधा जला है,
निकलने वाला कार्बन है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हो जाएंगे? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहला कथन सही होगा। तो एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है। जो पर्पल कार्बन होते हैं वो कार्बन कैप्चरिंग थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन। उसके बाद ब्लू कार्बन जो होते हैं वो कार्बन स्टोर्ड इन ओशन प्लांट एंड सेडिमेंट्स, टील। और इसमें जो है ब्लैक कार्बन की बात की है, तो ब्लैक कार्बन जो होते हैं वो कार्बन रिलीज थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इसलिए जो है पहला कथन गलत है, क्योंकि वो ईंधन के जलने से प्राप्त होते हैं ब्लैक कार्बन। ग्रे कार्बन क्या होता है? तो कार्बन रिलीज थ्रू द इंडस्ट्रियल इमिशन, ठीक है। तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल, ये दोनों उलट दिया गया है, पहला और दूसरा उलट दिया गया है। और ब्राउन कार्बन क्या होता है? तो कार्बन रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये जो सही है, ठीक है, जो आधा जला हुआ है। उसके बाद रेड कार्बन क्या होता है? तो कार्बन रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस अल्बिडो। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए जो है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।